इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और जज्बाती विषय से करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम सबके दिलों के बहुत करीब रहता है। बिल्कुल। और खासकर जब बात एक बेटी और उसके पिता के रिश्ते की गहराई की हो तो बात और भी खास हो जाती है। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जहाँ प्यार अक्सर शब्दों में बयान नहीं होता, वो एक अजीब सी शांत और अनकही खामोशी में छिपा होता है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो एक बेहद दिल को छू लेने वाली कहानी पर आधारित है। सही कहा, जिसका शीर्षक है पापा की वो डायरी और आखिरी खत, द साइलेंट लेगेसी ऑफ अ फादर्स प्राइड। देखिए, ये विषय सतह पर जितना शांत लगता है, अपनी गहराई में उतना ही प्रभावशाली है। एग्जैक्टली। और मैं शुरुआत में ये बता दूं कि आज की इस चर्चा का मकसद किसी बड़ी फिलॉसफी को सुलझाना या किसी विवाद पर बहस करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं है। इसका मकसद तो बस एक सच्ची कहानी के जरिए जज्बातों के उस सफर को महसूस करना है जो हर उस इंसान के दिल को छू लेगा जिसने कभी अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की हो। तो चलिए इस कहानी के हर एक पन्ने को खोलते हैं और समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे परिवेश से होती है जो किसी की भी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर होता है। स्नेहा नाम की एक आम लड़की जिसके पिता का देहांत हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता है। 1 हफ्ता, यानी दर्द अभी बिल्कुल ताजा है। और ऐसे वक्त में घर के हर कोने में उनकी गैर मौजूदगी चुभ रही होती है। पिता और बच्चों का रिश्ता वैसे भी एक ऐसी नींव पर टिका होता है जहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन थोड़ा कम होता है। उछल दिल के साथ स्नेहा अपने पिता के पुराने कमरे की सफाई कर रही है। कमरे में बिखरी हुई चीजें, उनकी किताबें, उनके कपड़े, हर चीज से एक याद जुड़ी है। और इसी सफाई के बीच अचानक अलमारी के एक अंधेरे कोने में उसे एक पुराना बंद एनवेलप मिलता है। एक सील्ड एनवेलप जिसमें काफी धूल जमी है। हाँ, और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, फॉर माई डॉटर स्नेहा। अब एक आम स्थिति में अपने पिता का आखिरी खत देखकर किसी को भी रोना आ सकता है, लेकिन हमारा सोर्स मटेरियल बताता है कि स्नेहा का पहला रिएक्शन दुख से ज्यादा डर का था। और यही बात इस कहानी को अलग बनाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, वो उस एनवेलप को खोलने से डरती है। ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। मतलब एक पिता के गुजरने पर तो गम होना चाहिए, पर वो उस बंद लिफाफे को देखकर डर क्यों रही थी? उसे अजीब सी घबराहट क्यों घेर रही थी? देखिए, मनोविज्ञान में इस स्थिति को फियर ऑफ जजमेंट या प्रोजेक्शन ऑफ इनसिक्योरिटी के संदर्भ में देखा जा सकता है। स्नेहा डर रही है कि उस खत को खोलने के बाद उसे क्या पढ़ने को मिलेगा। उसे लगता है शायद इस खत में उन नाकामियों की, उन फेलियर्स की लिस्ट होगी। उन बातों का जिक्र होगा जहां वो एक परफेक्ट डॉटर नहीं बन पाई। ये बात सच में ध्यान आकर्षित करने वाली है कि इंसान अपने डर को किसी और पर कैसे थोप देता है। बिल्कुल। बचपन से लेकर बड़े होने तक एक बच्चे के अंदर ये बात गहरी बैठ जाती है कि उसे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और जब एक पिता अपने जज्बात जाहिर नहीं करता तो बच्चा उस खामोशी के खालीपन को अपने डर से भरने लगता है। से अपनी पूरी जिंदगी की वो सारी कमियां याद आने लगी होंगी जहां उसने अपने पिता के सपने पूरे नहीं किए। ये एक अजीब सी विडंबना है कि एक इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसके आखिरी संदेश से डर लगने लगता है कि आखिरी वक्त में वो कितने निराश रहे होंगे। सही कहा आपने। वो लिफाफा जैसे एक टाइम बॉम्ब बन गया था जिसमें उसकी जिंदगी भर की कमियों का हिसाब था। और यही वो अधूरी उम्मीदों का बोझ है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है। एक बच्चा हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढता है, खासकर अपने माता पिता से। लेकिन ये टेंशन उस कमरे में पूरी तरह भरी हुई थी। वो खत अब एक कागज का टुकड़ा नहीं रहा था, बल्कि स्नेहा के डर और गिल्ट का एक आईना बन गया था। क्योंकि पुरानी पीढ़ी के पिता अक्सर अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य बनाने में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने एक्सप्रेसिव लव यानी बोलकर प्यार जताने की भाषा कभी सीखी ही नहीं। उनका प्यार उनकी मेहनत और खामोशी में होता था। और स्नेहा ने पूरी जिंदगी उस शांति को उनकी नाराजगी समझ लिया था। खैर, सोर्स में आगे जो होता है वो इस नैरेटिव को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाता है। वो कमरा, वो शांति और स्नेहा के कांपते हुए हाथ। एक लंबा सांस लेकर हिचकिचाते हुए आखिरकार उसने वो एनवेलप खोल ही दिया। और उस एनवेलप के खुलते ही उस डर के गुब्बारे की हवा निकल गई होगी। बिल्कुल। जब उसने अंदर रखा वो पुराना कागज बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया तो नजारा बिल्कुल अलग था। कोई शिकायत नहीं थी वहाँ, कोई ताना नहीं था, किसी भी ऐसी चूक का जिक्र नहीं था जिसका बोझ वो अपने दिमाग में उठाए घूम रही थी। तो फिर उसमें क्या था? उस खत में सच में एक लिस्ट थी, लेकिन उसकी हेडिंग थी
एवरी टाइम यू मेड मी प्राउड, यानी हर वो पल जब स्नेहा ने अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा किया था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और गहराई वाली बात है वो ये कि पिता ने नाकामियां नहीं देखी थी। हम हमेशा सोचते हैं कि लोग हमारी गलतियां याद रखेंगे, लेकिन इस खत ने दिखाया कि एक सच्चा पिता हमारी फेलियर्स का नहीं बल्कि हमारी अनदेखी जीत का हिसाब रखता है। हाँ, उन्होंने छोटी छोटी जीत को अपनी सबसे बड़ी खुशी बनाया था। और ये आम बातें कितनी खास हो सकती हैं, ये उस लिस्ट के पहले किस्से से साफ समझ आता है। पिता ने उस लिस्ट में किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन या प्रमोशन का जिक्र नहीं किया था। तो पहला गर्व का पल क्या था उस लिस्ट में? उन्होंने लिखा था कि स्नेहा, मुझे तुम पर तब गर्व हुआ जब तुमने पहली बार अपने स्कूल के जूतों की लेस खुद बांधी थी, बिना हार माने। अब इस एक आम से लगने वाले पल की क्या अहमियत हो सकती है? एक पिता के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। स्कूल की लेस असल में सिर्फ एक धागा नहीं थी, वो स्नेहा का इंडिपेंडेंट होने की तरफ पहला ठोस कदम था। जब एक बच्ची अपनी नन्ही उंगलियों से लेस बांधने की कोशिश कर रही हो और बार बार उलझ रही हो, और उसने किसी से मदद नहीं मांगी, वो फेल हो रही थी पर उसने हार नहीं मानी। एग्जैक्टली। जब एक बच्चा पहली बार किसी प्रॉब्लम से खुद जूझता है और खुद उसे सॉल्व कर लेता है, वो पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट होता है। ये उस बच्चे का अपने पैरों पर खड़े होने का ऐलान होता है। पिता देख रहे थे कि उनकी बच्ची अब दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। आम जिंदगी की एक रूटीन को एक पिता कैसे जिंदगी की जीत बना देता है, ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। जूतों की लेस के बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। बचपन का वो दौर गुजर जाता है और सामना होता है बाहरी दुनिया की चोटों का। लिस्ट का दूसरा किस्सा साइकिल चलाने से जुड़ा था। साइकिल चलाना यानी गिरना और चोट लगना तय है। सही कहा। खत में लिखा था कि मुझे तुम पर तब प्राउड हुआ जब तुमने अपनी साइकिल से गिरकर चोट लगने पर रोने के बजाय वापस उठकर साइकिल चलाई। जब बेटी गिरी होगी तो एक आम पेरेंट का रिएक्शन दौड़कर उसे उठाने का होता है, पट्टी बांधने का होता है, लेकिन उन्होंने वहां खुद को रोका। और यहाँ स्टोइक पेरेंटिंग और रेजिलियंस का सिद्धांत सामने आता है। उन्होंने वेट किया कि स्नेहा क्या करती है। चोट लगने पर रोना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, पर उस पिता ने अपने अंदर की गार्डियन इंस्टिंक्ट को दबाया, जहां वो दौड़कर अपनी बच्ची को सहारा देना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी को डिपेंडेंट बनाने के बजाय उसकी खुद की ताकत को परखा, और स्नेहा रोई नहीं, वो वापस उठी, कपड़े झाड़े और फिर से साइकिल चलाने लगी। ये अपने आप में उनकी खामोशी के पीछे की सच्ची वजह उजागर करता है। बिल्कुल, उनकी खामोशी ध्यान न देने की निशानी नहीं थी, बल्कि उनका ध्यान पूरी तरह इस बात पर था कि उनकी बेटी के अंदर कितनी अंदरूनी ताकत बची है। वो सिर्फ घुटने की चोट नहीं थी, बल्कि जिंदगी में आगे आने वाली मुश्किलों के आगे घुटने ना टेकने की पहचान थी। हाँ, क्योंकि आगे चलकर जिंदगी में ऐसी कई चोटें लगेंगी जो दिल और दिमाग पर लगेंगी। करियर का उतार चढ़ाव हो या रिश्तों का टूटना, एक पिता होने के नाते वो उस घुटने छिलने वाली घटना में एक मजबूत औरत की नींव देख रहे थे। और इसीलिए वो पल गर्व का पल था। ये दूसरा उदाहरण स्नेहा के दिमाग में चल रहे डर के नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। स्नेहा अपने पिता के सपनों को किसी बड़ी पोजीशन से जोड़ रही थी, पर पिता का सपना तो सिर्फ एक रेजिलिएंट और मजबूत इंसान बनाने का था। और वो सपना पूरा हो गया था। अब आते हैं उस सफर के तीसरे और सबसे जज्बाती पल पर। जूतों की लेस और साइकिल चलाने तक तो बात थी शुरुआती ताकत की, लेकिन इसके बाद आता है उस खत का सबसे गहरा हिस्सा, जिसमें एक सस्ते पेन का जिक्र है। सस्ता पेन पहली सैलरी से खरीदा हुआ। हाँ, पिता ने लिखा था कि मुझे तुम पर तब प्राउड हुआ जब तुमने अपनी पहली सैलरी से मेरे लिए एक सस्ता सा पेन खरीदा था। वो पेन मेरे लिए दुनिया की सबसे महंगी चीज थी। पहली कमाई से लोग आमतौर पर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन स्नेहा ने एक सस्ता सा पेन लिया था। इस सस्ते पेन की साइकोलॉजी एक बहुत ही गहरे सिंबॉलिक वैल्यू को दर्शाती है। देखिए, वो पेन प्लास्टिक या स्याही का बना हुआ नहीं था। वो उस रात दिन की मेहनत का प्रतीक था जो स्नेहा ने पढ़ाई और नौकरी पाने में की थी, और उसके पिता के प्रति उसके असीम प्यार का प्रतीक भी। बिल्कुल, ये किसी सस्ते बाजारू आइटम की बात नहीं है। ये एक पिता के जीवन भर की मेहनत की ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस बेटी को उन्होंने गिरने पर खुद उठना सिखाया था, आज वो इस काबिल हो गई है कि आत्मनिर्भर होकर अपने पिता को एक तोहफा दे सके। ये एक पिता के उस सफर का पूरा होना था। उस पेन की कीमत चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, उन्होंने शायद उस पेन से कभी कुछ लिखा भी ना हो, बस उसे संभाल कर अपनी सबसे कीमती जगह पर महफूज रखा होगा।
क्योंकि वो पेन उनकी जीत का मेडल था। अगर हम इन तीनों उदाहरणों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक एस्केलेटिंग इमोशनल बिल्डअप नजर आएगा। कैसे एक छोटी सी कोशिश यानी लेस बनना, फिर गिरकर हिम्मत जुटाना यानी साइकिल चलाना, और अंत में अपनी मेहनत से प्यार जताना यानी वो पेन। एफर्ट, रेजिलियंस और लव। एक पेरेंट को अपनी परवरिश से इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? इन तीनों निशानियों ने धीरे धीरे उस खत को एक शक्तिशाली जज्बाती अनुभव बना दिया था, एक सर्टिफिकेट ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ बना दिया था। और इसके बाद खत अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचना है, जब जज्बात को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, स्नेहा के हाथों में वही कागज है जिसे उसने डर के साथ खोला था, पर अब उसकी आंखों में आंसू थे। मैं पूरी भावुकता के साथ खत के वो आखिरी शब्द पढ़ती हूँ। स्नेहा, शायद मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया, पर तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया। तुमने हमेशा मेरी उम्मीदों से ज्यादा किया है। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना। इन चंद शब्दों ने उस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया होगा। शायद मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया, ये दर्शाता है कि उन्हें आभास था कि उनकी खामोशी को गलत समझा जा रहा होगा। और तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया ने उस बोझ को उतार दिया जिसके तले स्नेहा दबी हुई थी। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक सुनसान कमरा, हाथ में वो खत, जहां उसे लगा था कि उसकी गलतियों का हिसाब होगा, पर वहां सिर्फ शुद्ध प्यार था। स्नेहा जमीन पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोने लगती है। पर ये रोना पछतावा का या दुख का रोना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कथार्सिस था, एक ऐसी मुक्ति जहां सालों का बोझ एक ही झटके में बह गया। ये वो पल था जब उसे समझ आया कि उसके पिता उससे कभी नाराज थे ही नहीं। वो तो खामोशी से उसकी हर छोटी जीत का जश्न मना रहे थे। हमारी दुनिया में ऐसी कई खामोश बातें और अनदेखा प्यार होता है जिसे बोलकर नहीं बताया जाता। आज की दुनिया में हम हर चीज को लाउड एक्सप्रेशंस में तोलने लगे हैं, पर जरूरी नहीं कि हर प्यार भरी बात कहीं लिखी जाए या बोली जाए। वो सिर्फ दबे हुए मुस्कुराने में या दूर से फिक्र करने में मौजूद होती है। कोई भी भाषा काफी नहीं पड़ती। स्नेहा की जीत उन छोटी बातों में थी जिन्हें वो मामूली समझती थी। और असल में अपने जो होते हैं वो परफेक्शन की तलाश में होते ही नहीं है। वो इस बात में खुशी ढूंढ लेते हैं कि कोशिश की गई और कमियों के बावजूद आगे बढ़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। ये बात पूरी तरह जहन में बैठ जाने वाली है। और इस सफर को समेटते हुए एक आखिरी और गहरा विचार सामने आता है, जिसे शायद सुनने वाले अकेले में सोचने पर मजबूर हो जाएं। अगर आज किसी को अपनी किसी बहुत ही करीबी की ऐसी ही कोई छिपी हुई डायरी मिल जाए, तो उसमें ऐसी कौन सी छोटी और अनदेखी जीत लिखी होगी जो हमें लगता था कि किसी ने कभी नोटिस ही नहीं की। एक बहुत ही गहरी बात। क्या हमारी नाकामयाबियां उतनी बड़ी हैं जितनी हम सोचते हैं, या कोई है जो दूर से हमारे उन जीत का जश्न मना रहा है जो हमने कब की भुला दी? इसी शांत पर अहम सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।